बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहीद भट्ट, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पार्ट 1 न्यू बुक, उसके लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है और उसमें हमने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 1। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने जो बुनियादी तौर पर चीज़ सीखनी है वो है पीरियोडिक टेबल। और ज़ाहिर है पीरियोडिक टेबल किसका होता है? एलिमेंट्स का। और इन एलिमेंट्स को तो हमने काफ़ी हद तक स्टडी किया। अब आगे हमने एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। ना सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है बल्कि उन प्रॉपर्टीज़ में पाई जाने वाली पीरियोडिसिटी को भी स्टडी करना है। सो हमने जो टॉपिक आज का शुरू किया है दैट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने एलिमेंट्स की पढ़नी है वो मैं एक दो का नाम बताने लगा हूँ, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह वगैरह। इन्हें हमने स्टडी करना है। ना सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है बल्कि इनमें जो पीरियोडिक ट्रेंड पाया जाता है वो भी स्टडी करेंगे। इस सिलसिले में जो आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर एटॉमिक साइज स्टडी किया जाता है किस शक्ल में? एटॉमिक रेडियस की शक्ल में। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम है ये। देखें, सबसे पहले हम इस एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं और ये कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स वैलेंस शेल। क्या मतलब इसका? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा इसे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये कोई सा भी आप एटम समझ लीजिए, फर्ज कीजिए आप इसे हाइड्रोजन ही समझ लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई सा भी ये एक एटम आप कंसीडर कर सकते हैं। लें, ये एक एटम हो गया, ये उसका क्या है? न्यूक्लियस है। अच्छा, फिर अब न्यूक्लियस मैंने अर्ज किया कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। क्लियर? बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी इसे समझने में। अच्छा, अब इसे हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। किसको? एटॉमिक रेडियस को। वो क्या? वो ये। अच्छा, ये एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया एवरेज का। एवरेज का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? इस डिस्टेंस को एवरेज डिस्टेंस कहा गया है। क्यों कहा गया है मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सेकंड डेफिनेशन ज़रा देख लीजिए। वो सेकंड डेफिनेशन क्या है? half of the distance between two identical atoms bonding together is called atomic radius, is called atomic radius। अब इस बात को भी जरा समझ लेते हैं, मतलब दोनों का एक ही निकल आएगा। वो बात क्या है? इधर देखिएगा, फर्ज कीजिए ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। अब जरा देखते जाइएगा, ये दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं, आइडेंटिकल एटम्स हैं, यानी कि दोनों सेम एटम हैं। ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। दीज टू एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। तो देख लीजिए कि आइडेंटिकल एटम्स हैं, दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और दोनों के दरमियान बॉन्ड मौजूद है। ओके? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? कहता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब है ये दोनों एटम्स के दरमियान ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका हम क्या लेंगे? हाफ लेंगे। इन दोनों के दरमियान हम क्या लेंगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेंगे। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जनाब एटॉमिक रेडियस। तो देख लीजिए, बात तकरीबन वही निकल आई है। बात तकरीबन वैसे ही है कि यहाँ हमने सिंगल एटम का जिक्र किया है, यहाँ दो आइडेंटिकल एटम्स का जिक्र किया लेकिन वो आपस में बॉन्ड बना चुके हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो न्यूक्लियर के दरमियान डिस्टेंस होगा, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। अगर हम इसका हाफ कर दें तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस हासिल हो जाएगा। इन दोनों तरीकों से हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे जरा चलते हैं जी। आगे क्या है? आगे है जनाब एक एग्जाम्पल हम किसकी देंगे? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो तकरीबन 37 पिकोमीटर है। 37 पिकोमीटर है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपसे यही कहा था कि अगर हम कहें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस 37 पिकोमीटर है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो हाइड्रोजन के केस में 37 होगा। और इसी तरीके से अगर फर्ज करें ये दोनों एटम किसके थे? हाइड्रोजन के, और ये उनकी बॉन्ड लेंथ है, तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो फिर भी कितना डिस्टेंस आएगा? 37 पिकोमीटर आएगा।
आगे चलिए जी, वो क्या, वो ये कि ये जो एटॉमिक रेडियस है, इस एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या है, हम इसकी पैमाइश कैसे करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा। तो याद रखिए ये डिस्टेंस है, तो ज़ाहिर है इसका यूनिट क्या होगा, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। अब आप कहेंगे सर डिस्टेंस का तो यूनिट होता है मीटर या किलोमीटर। बात यह है कि जब बहुत बड़ा डिस्टेंस हो तो फिर हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं मीटर का या किलोमीटर का। और आप जानते हैं कि एटम तो इंतहाई छोटी एक आइडेंटिटी का नाम है, तो फिर इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा हम बहुत ही छोटे यूनिट में इस्तेमाल करेंगे। वो नैनोमीटर भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है या तो पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसीलिए आपके सामने जो मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस आपके सामने लिखा है वो 37 पिकोमीटर में लिखा है। आगे चलिए जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो क्या, वो ये है कि हम किसी भी एटम का जो रेडियस है वो एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहां कहा था कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस। तो आपको मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा कि इसे एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा जाता है। एवरेज डिस्टेंस इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्यूरेटली और प्रिसाइजली हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए यहां एवरेज का जिक्र होता है और एवरेज का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब अगली बात यह है कि हम इसे एक्यूरेटली या प्रिसाइजली मेजर क्यों नहीं कर सकते एटॉमिक रेडियस को, तो उसका जवाब जरा सुनिएगा। जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो एटम होता है ना उसकी बाउंड्री शार्प नहीं होती, फिक्स नहीं होती। देखिए ये रूम है ना, ये एक दीवार, दूसरी, तीसरी और चौथी दीवार, ये शार्प बाउंड्री है, फिक्स है, शार्प बाउंड्री है, फिक्स है। आप इसे मेजर कर सकते हैं, यहां से लेकर वहां तक और राइट से लेकर लेफ्ट तक आप बिल्कुल प्रिसाइजली से मेजर कर सकते हैं। लेकिन एटम के केस में इस तरह की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, जिसकी वजह से आप एटॉमिक रेडियस एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। और एक दूसरी रीजन भी है, दूसरी रीजन ये है कि जब एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो आयनिक कंपाउंड बनाएं या कोवेलेंट कंपाउंड बनाएं, इवन कोवेलेंट के अंदर पोलर और नॉन पोलर, तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स में जो नेबरिंग एटम्स होते हैं वो भी एटॉमिक रेडियस को डिस्टर्ब करने का सबब बनते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि दो वजूहात मेनली हमारे सामने आई, एक तो एटम की बाउंड्री शार्प नहीं है, दूसरा कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो भी एटॉमिक रेडियस को डिस्टर्ब करने का सबब बन सकते हैं, इसलिए हम इसे प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। तो बहरहाल अगर नहीं मेजर कर सकते तो मेजर करते कैसे हैं, इसे हम डिटरमिन कैसे करते हैं, एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं, डिटरमिन कैसे करते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम करते हैं एक्सरेज डायफ्रैक्शन से या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो अगर आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक तफसील के साथ हुए तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी इनका जिक्र किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर्स अपॉन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स, तो इसकी हमने डिपेंडेंस जो है वो स्टडी करनी है। अच्छा, पहली चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हो और इसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। चार्ज क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वही मुतासिर करता है। अच्छा, अब आगे जरा देखिएगा जी। कबल इसके कि मैं इसका रिलेशन आपके सामने डिस्कस करूं, मैं यहां बता देना चाहता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है क्या चीज़। पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग हासिल होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट पता होने चाहिए, फिर हम देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, वो खुद ब खुद हमारी समझ में आ जाएगा। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिएगा जी, अगेन कोई सा भी एटम, ये समझ लीजिए उसका न्यूक्लियस है, ये समझ लें ये पहला ऑर्बिट, समझ लीजिए दूसरा ऑर्बिट और समझ लीजिए तीसरा ऑर्बिट। समझा? वो बनाने को कुछ भी बनाया जा सकता है। तो मैंने आपके सामने ये जिक्र कर दिया, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अब आपकी मर्जी, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दें, 2 कर दें, मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शो करने लगा हूँ, ये है जनाब। ओके, तो ये कोई सा भी एटम है, ये है उसका न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं और प्रोटॉन भी मौजूद हैं। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जरा देखिएगा डेफिनेशन क्या है, द इनवर्ड पुल
ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। क्या मतलब, न्यूक्लियस इस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अंदर की तरफ खींचने के लिए फोर्स लगा रहा होता है, उस इनवर्ड पुल को अंदर की तरफ खींचने वाली जो कशिश की कुव्वत होती है, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे इफेक्टिव क्यों कहा? वो इस वजह से क्योंकि दरमियान में भी तो शेल मौजूद है ना, जो कि रुकावट का सबब बन सकते हैं। तो उस रुकावट को अबूर करने के बावजूद न्यूक्लियस इस सबसे बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कशिश लगा रहा हो, फोर्स लगा रहा हो, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ये बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लें, न्यूक्लियस जो वैलेंस शेल के ऊपर अपनी अंदर की तरफ इनवर्ड पुल लगा रहा होता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बात हमारी समझ में आ गई। अब रिलेशन स्टडी करेंगे कि एटॉमिक रेडियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन है। ये देखिए कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन यहां मैं लिखने जा रहा हूं, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होगा? ज्यों ज्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती जाएगी, एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। अब देख लीजिए, मैंने यही तो आपसे कहा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगा, ये साइज उतना ही ज्यादा सिकुड़ता जाएगा। तो फोर्स होगी ज्यादा तो साइज होगा कम। तो ये देख लीजिए, इनवर्स रिलेशन हमारे सामने आ गया। इससे आगे जरा चलिएगा जी। दूसरी चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है, दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है, वो है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्या है, इसे भी हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब डिफाइन कैसे करना है जी, इसकी जरा डेफिनेशन देखिएगा। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या मतलब इसका मतलब फिर गौर कीजिएगा। अगेन ये समझ लीजिए, क्या है, कोई सा भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, बेशक चौथा शेल भी बना लीजिए। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि जो न्यूक्लियस है, ये सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। होता क्या है, या अंडरस्टूड है, होता क्या है कि दरमियान में हो सकता है कि एक शेल मौजूद हो, या दो शेल मौजूद हो, या तीन शेल मौजूद हो। वो एक या दो या तीनों के तीनों शेल जो हैं, वो एक किस्म की शील्ड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? शील्ड का काम करते हैं। जाहिर है यहां भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो वो क्या होगा, एक किस्म की शील्ड क्रिएट हो जाएगी। शील्ड क्रिएट होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस की फोर्स सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी। तो इसीलिए उसने कहा है ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन या इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब यही है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके दरमियान ये जो शेल मौजूद है, चाहे एक है या दो है या तीन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी फोर्स को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इसी डिक्रीज को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब ये एक इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जरा सुन लीजिएगा, वो ये है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज करता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब आगे रिलेशन स्टडी कर लेते हैं, वो ये कि एटॉमिक रेडियस का शील्डिंग इफेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जो जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड है? न्यूक्लियस की फोर्स इसके ऊपर कम होती जाएगी तो इसका फैलाव बढ़ेगा, और दूसरे अल्फाज में एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा जी। तीसरी चीज जो आपकी बुक में यहां मेंशन कर रखी है उसने, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को मैं पता कैसे स्टडी करवाऊंगा कि एटॉमिक नंबर का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूं, बल्कि दो जुमले बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करें, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। जुमला नोट कर लिया? और दूसरा जुमला सुन लीजिए, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे मगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज ना करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो फिर इसका मतलब है कि इसमें, जैसे मैंने ये कह दिया कि इसमें इनवर्स रिलेशन है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है और डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। ये जरा ध्यान में रखिएगा।
ले जनाब, फैक्टर्स हो गए। अब आखिरी बात, पीरियोडिक ट्रेंड। याद रखिए, अब अभी जो हमने इसी चैप्टर का एक नया फेज शुरू किया है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह वगैरह, और आज हम उस सिलसिले में क्या पढ़ें, एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, खूबी है उनकी। तो सिर्फ हमने यहां से लेकर यहां तक हमने ये सारी खूबी पढ़ ली है। अब हमने पीरियोडिसिटी पढ़नी है, समझ गए, पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है। पीरियोडिक ट्रेंड क्यों पढ़ना है? ताकि हमें पता चल सके कि इस प्रॉपर्टी का रुझान क्या है, पीरियोडिक टेबल में किस तरफ ये इंक्रीज करती है और किस तरफ ये डिक्रीज करती है। तो आगे जरा सुनिएगा इसी सिलसिले में। याद रखिए, जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसका पीरियोडिक ट्रेंड हम जरूर पढ़ेंगे, ये जरा ज़हन में रखिएगा। पीरियोडिक ट्रेंड हम दो शक्लों में पढ़ते हैं। एक अलोंग ग्रुप। अलोंग ग्रुप का मतलब क्या है? अलोंग ग्रुप का मतलब होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये होता है जनाब इसका मतलब। और मैं अब 1000 दफा बता चुका हूं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे ग्रुप कहा जाता है। तो ग्रुप की तरफ अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज करता है। और याद रखिए, सिर्फ इंक्रीज कर दे ये लफ्ज लिख देना काफी नहीं, इसकी रीजन भी बयान करनी होगी। और इसकी रीजन याद रखिए, ये जो इंक्रीज या डिक्रीज होने की रीजन है ये हमेशा फैक्टर से ली जाती है। और फैक्टर्स में आप इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स और शील्डिंग इफेक्ट का जिक्र कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा हम दोबारा लिखें, नहीं, एक दो जुमला इसके बारे में, एक दो जुमला इसके बारे में आप लिख कर बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस की ग्रुप में इंक्रीज करने की रीजन क्या है। ओके, आगे चलिए जी। दूसरी, अलोंग पीरियड। अलोंग पीरियड का मतलब क्या? अलोंग पीरियड का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें पीरियड कहा जाता है। तो उसमें अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। और सिर्फ इतना काफी नहीं, बताना पड़ेगा कि उसकी रीजन क्या है। और इसकी जो रीजन है अगेन हम कहां से लेंगे? फैक्टर्स से लेंगे। लें जी, यहां तक तो हमारा टॉपिक हो गया मुकम्मल। लेकिन यहां मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि इस टॉपिक के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट बात या इंटरेस्टिंग बात वो ये कि अगर हम देखें स्टेबल मेटल्स में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? द लार्जेस्ट स्टेबल एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक रेडियस, दैट विल बी सीजियम। ये जरा ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और इसका एटॉमिक रेडियस कितना होगा, ये अब आपके लिए मैं छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूं, इसे जरा फाइंड आउट कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि इसका रेडियस कितना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। आमीन।